व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की नई वीडियो है चाणक्य डायलॉग्स हिंदी चैनल पे। टाइटल है डिफेंस बजट 2024-25 व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सर का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो देखते हैं पूरी वीडियो। और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था बजट, आपको बताइए कल, तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सामने लाना ये मेरी ड्यूटी है। अगर आपको चाइना से अगर आपका युद्ध हो गया, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये जो हथियार बन रहे हैं AK-203, दे शुड बी मेड फास्टर। आप ये सोचो 10 साल यानी कि 2034 तक इंडियन आर्मी को ये हथियार मिल पाएंगे। आर्मी नेवी एयरफोर्स कह रहे हैं भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसा लग रहा है कि मामला संगीन है, हमें ऐसा लग रहा है लड़ाई होने वाली है, क्या हमें हथियार मिल सकते हैं? और फिर वो लोग कहते हैं तुम कहीं से भी लाओ यार, हमारा काम थोड़ा ना हथियार बनाना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपको पता है आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करा। अब इस बजट में हर एक चीज के बारे में, किसी का ये बजट किसी का, लेकिन इसमें रक्षा के बारे में बात नहीं हुई। हम कुछ बजट से देख रहे हैं कि पैसा मोटा खर्च हो रहा है, राइट? केपेक्स के ऊपर, यानी कि जो खरीदारी वाली चीजें हैं, राफेल भी आ गया, तेजस का भी ऑर्डर दे दिया, आपके अपाची भी आ गए, कितनी सारी चीजें हो गई। लेकिन रक्षा बजट जो है मेन बजट के साथ जो पेश होता था, अब वो नहीं हो रहा है। इंटरिम बजट में कुछ पैसा दिया, लेकिन सारी चीजें हो रही हैं। आज जो है, मैं दोस्तों बजट के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बजट में रक्षा का कोई भी बातचीत नहीं हुई कि रक्षा के लिए हम इतना बजट देंगे। आपको एक बात तो पता होगी कि हमारा ज़्यादातर बजट जो है, लोग कहते हैं 60 से लेकर 65% जो है वो तनख्वाहों में और पेंशन्स में चला जाता है। अब लोग कहते हैं साहब, अब अगर इतना बड़ा हिस्सा अगर आपका पेंशन में चला जाएगा और तनख्वाहों में चला जाएगा, फिर भारत के पास नए नए हथियार आएंगे कैसे? तो आज मैं उस चीज़ का भी जवाब दूंगा और हमें एक्चुअली चाहिए क्या, मैं आज उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बजट आज पेश करा गया है। हमारा आज की तारीख में जो बजट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9% ऑफ आवर जीडीपी, 1.9% पूरी जीडीपी का। अब इसमें से 65%, हम 65 पकड़ लेते हैं मोटा मोटी, 65% जो है वो चला जाता है तनख्वाहों में और आपके पेंशनों में। अब क्या करा जाए, पहला सवाल ये है। तो सवाल का जवाब ये है कि इस 1.9 को बढ़ा के आप 3.5 करिए। ना आप पेंशन के साथ खेल सकते हैं, ना पेंशन तनख्वाह के साथ खेल सकते हैं। जो काम नहीं कर सकते उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, उसमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है नहीं। वो होगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग मिलिट्री। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कंट्री की जो मिलिट्री होती है, चाहे आप भारतीय वायुसेना की बात कर लीजिए, थल सेना की बात कर लीजिए, या फिर आप नौसेना की बात कर लीजिए, आप जो भी ये मिलिट्री स्ट्रक्चर में आते हैं, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप जब इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं ना, आप ये जानते हुए प्रीमियम देते हैं कि कल अगर प्रॉब्लम होगी, माय फैमिली एंड आई आर वेल कवर्ड। आपके दिमाग में हर समय ये चीज़ होती है कि कल अगर कुछ हो गया, भगवान न करे कुछ बुरा से बुरा हो गया, तो क्या मेरे पास कवर है? उसी प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस होती हैं देश की, ये इंश्योरेंस कवर है। लेकिन ये आपका इंश्योरेंस कवर नहीं, ये पूरे भारत का इंश्योरेंस कवर है। अब दोस्तों इसका प्रीमियम देने में कौन सी झिझक, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। और खरीदारी हो भी रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही है, धड़ल्ले से सामान खरीदा जा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो अब मैं आपको वेपन सिस्टम बाय वेपन सिस्टम चल के भी बताऊंगा और ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है ये मैं बताऊंगा। दोस्तों जो हमने शुरुआत करी है आत्मनिर्भर भारत की, बहुत अच्छी चीज है। और यूक्रेन रशिया की लड़ाई की मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है, बाकी जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े सीनियर्स हैं मेरे, उन्होंने अलग अलग चीजें ली होंगी, पर जो मैंने चीज इससे मैंने जो सीखा है इस लड़ाई के बारे में पढ़ने के बाद, मैंने ये सीखा है कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, या जिस देश के पास अपने हथियारों का इकोसिस्टम नहीं होता खुद का, वो देश लड़ाई में सफर करता है, उसे प्रॉब्लम होती है। ये पहली चीज। चाइना कितना अपने आप बनाता है, कितना कुछ। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत जो है, यानी कि मेक इन इंडिया, ये एक फैंटास्टिक पॉलिसी है और हम सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते मैं इसको सपोर्ट करता हूं। सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसको सपोर्ट करती है और किसी के मन में ₹1 का डाउट नहीं है कि हमें इसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। एवरीबडी इज बिहाइंड इट। लेकिन एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सामने लाना ये मेरी ड्यूटी है।
प्रॉब्लम ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्केल है, जब आप समय देखेंगे ना, जिसको हम लोग कहते हैं मियाद या द इंटायर लेंथ ऑफ टाइम, दैट शुड आइडियली बी 20-30 ईयर्स। 20-30 साल की अगर आप लेंथ ऑफ टाइम में देखें, तब आत्मनिर्भर भारत मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। आप 5 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत नहीं कर सकते दोस्तों। हर चीज में समय लगता है, टाइम लगेगा। जितनी चीज मेरे पास लिस्ट पड़ी हथियारों की, मैं आपको बताऊंगा। हर चीज में समय लगता है, और जब हर चीज में समय लगता है तो आप अपने आप को वो गैप आप ये कह रहे हैं कि सब देखिए, हम अपनी तलवार बना रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, हम अपनी तलवार बना रहे हैं। अब हम जाके पहले जमीन से लोहा निकालेंगे, लोहा निकालने के बाद हम उसको साफ सुथरा करेंगे, फिर उस बीच पिघलाने के बाद वो तलवार बनेगी, फिर उसमें धार लगेगी। धार लगने के बाद हम लोग देखेंगे साहब वो ठीक धार लगी है कि नहीं, फिर हम बोलेंगे नहीं इसमें ये कमी है, फिर जाके उसको ठीक करेगा, फिर हम बोलेंगे ये कमी है। पूरे प्रोसेस के बाद फिर हमारे पास तलवार आएगी, फिर हम उसको चलाना सीखेंगे, और फिर वैसी कई सारी हम तलवारें बनाएंगे, फिर हमारी फौज तैयार होगी। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रोसेस है। लेकिन साहब, इन पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? तब तक आप निहत्ते खड़े हैं। एक्चुअली आप निहत्ते नहीं खड़े हैं, आपके पास आज भी बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन क्या वो हथियार काफ़ी हैं? अगर आपकी चाइना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर आपको चाइना से अगर आपका युद्ध हो गया, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी एक एक चीज़ बड़ी, जिसको कहते हैं टाइम टेकिंग है। आत्मनिर्भर भारत को हम सब सपोर्ट करते हैं यार, दिलो जान से, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको जो आज चाहिए वो आज आपको चाहिए। आप यू कैनॉट हैव दैट टुमारो, क्योंकि लड़ाई में, मैं आपको बताता हूं, एक मुझे चीज एकेडमी में हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताई थी, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हमारे डीएस थे, वो एकेडमी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में, उस जमाने में मद्रास हुआ करता था, वो बताते थे कि देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर। वॉर में कोई सिल्वर मेडल नहीं है, या तो गोल्ड मेडल होता है और यू आर गॉन। लड़ाई में सिल्वर मेडल नहीं होता है। लड़ाई में कोई आपको ये नहीं बोलता है कि यार वेल फॉट, यार आपने बहुत अच्छी लड़ाई करी, आप हार गए लेकिन बहुत अच्छा लड़ा, ऐसा नहीं होता लड़ाई में। लड़ाई में सिर्फ पोडियम जो होता है ना, आपने देखा होगा ओलंपिक का पोडियम या किसी भी गेम का पोडियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने देखा ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इसी प्रकार से खड़े रहते हैं, पोडियम रहता है। लड़ाई में पोडियम में सिर्फ एक ऐसी चीज रहती है जिसमें एक ही बंदा खड़ा रहता है, बाकी सब के सब खत्म। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ वॉर। और दोस्तों, हम ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई, ऐसे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पे सिर्फ गोल्ड मेडल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आता हूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग फोर्सेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब हम आर्मी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एक तो ये जो AK-203, इट्स अ फैंटास्टिक वेपन। ठीक है, बढ़िया वेपन है, और ये बन भी रहा है अमेठी में जो फैक्ट्री है, और अच्छी तरीके से बन रहा है, इंडिजिनाइज भी हो रहा है, लोकल कंपोनेंट भी उसमें डल रहे हैं। 25% को पार हम लोग कर चुके हैं, और धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% लोकल कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। कुछ पार्ट से इंपोर्ट होता है ना। अब आपको मैं बताता हूँ असली बात, इशू क्या है इसमें। इशू ये है दोस्तों कि हथियार बहुत अच्छा है। हथियार इसलिए अच्छा है क्योंकि कारगर हथियार है। इंडियन आर्मी को उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि AK प्लेटफॉर्म्स सब ने यूज़ कर रखे हैं, मैंने भी यूज़ कर रखे हैं, और सब ने यूज़ कर रखे हैं। जिसने असम राइफल्स में नौकरी करी है, जिसने राष्ट्र राइफल्स में नौकरी करी है, जिसने जहाँ पे भी, मतलब AK इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म इन द इंडियन आर्मी। इंसास और AK, यही दो हैं जो यूज़ करते हैं मेन वेपन्स जो हैं। इन्फेंट्री खासतौर से जो इन्फेंट्री रोल्स में होते हैं, और लोग भी करते हैं। इन्फेंट्री का नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री, और ज़्यादातर आपको इन्फेंट्री के लोग ही मिलेंगे, मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे लेवल पे जाते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि ये जो हथियार बन रहे हैं AK-203, दे शुड बी मेड फास्टर। क्या हमें दूसरी फैक्ट्री चाहिए? सोचिएगा जरा इसके ऊपर, या हमें और प्रोडक्शन लाइंस चाहिए AK-203 के ऊपर? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, आज मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यह चीज है कि कह रहे हैं कि करीब 35,000 AK-203 राइफल्स इंडक्ट हो गई हैं इंडियन आर्मी में। 35,000 टोटल ऑर्डर है 6 लाख का इंडियन आर्मी के लिए। 6 लाख का ऑर्डर है, 6 लाख इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर है। इट विल बी स्प्रेड ओवर 10 ईयर्स। 10 साल लगेंगे, 10 साल और। आप ये सोचो, 10 साल यानी कि 2034 2034 तक ये इंडियन आर्मी को ये हथियार मिल पाएंगे, जो डिमांड अभी है, उनकी रिक्वायरमेंट है, इस्तेमाल करेगी आधी फौज। ये 10 साल में होगा क्या? ये 10 साल के अंदर होगा क्या, ये बताइए मुझे।
टेक्नोलॉजी और एडवांस भी हो जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट। हाँ, ये भी एक मुद्दा। ये AK-203 हमें आज चाहिए, मैक्सिमम आप 2-3 साल ले लीजिए। इसका यही इलाज है दोस्तों कि ये जो फैक्ट्री है, मेन फैक्ट्री अमेठी में, आप इसी के तहत बोलिए कि इसको एक्सपेंड करिए, अपने प्रोडक्शन करो। खरीदने वाले बहुत हैं। ऐसी बात नहीं है फैक्ट्री बेकार चली जाएगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को देने के बाद आपकी BSF है, आपकी CRPF है, आपकी ITBP है, आपकी CISF है, आपकी SSB है, आपकी असम राइफल्स है, कोस्ट गार्ड इज देयर, फिर आपकी स्टेट पुलिस है, तो और फिर उसके बाद अब एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो फैक्ट्री आर्मी को देने के बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर इज इनफ मार्केट फॉर AK-203। इसके प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ेगा दोस्तों। ये 10 साल का जो एक्सपोजर है बहुत खतरनाक और बहुत, मान लें 3 फैक्ट्री होती है तो 3 साल तक आ जाएगा। हर चीज 2 और बढ़ जाती है तो 10-15-20 2-3 साल में रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मैं जब कमीशन हुआ था 1994 में, तब से सुन रहा हूँ तेजस, तब से सुन रहा हूँ अर्जुन। ये कहानी खत्म नहीं हो रही तेजस और अर्जुन की। 30 साल तो मुझे हो गए कमीशन हुए। अब ये देखिए, Army intends to issue a request for proposal this year for a mega project worth an estimated 57,000 crores. The aim is to produce 1770 future-ready combat vehicles in India to replace T-72. अब T-72 रशियन टैंक्स अब पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए हमें 57,000 future-ready करोड़ combat का vehicles चाहिए। अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाएगा, मैं आपको बताता हूं उसमें होगा क्या। मैं आपको बताता हूं, किसी ने मुझे न्यूज़ आइटम फॉरवर्ड करा था कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा यार, आप ये मत सोचना कि यार मेजर साहब ये कौन सा अजीबोगरीब आपने बेहुदा सा कंपैरिजन कर लिया। मैं आपको सिर्फ माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रंप को गोली लगती है, 3 घंटे के अंदर चाइना में एक बंदा टी-शर्ट छाप के बेच रहा है उसको। ट्रंप के कान में गोली लगती है, 3 घंटे के अंदर चाइना में एक भाई है जिसने टी-शर्ट छाप के ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। बेचो 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 भैया। अब आप समझो जो स्पीड है ना काम की। और मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। आप ये मत लिख देना भी कमेंट्स में कोई लिख दे कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये चीज है कि T-72 को हमें वो करना है, ये कब से चल रहा है यार। इसीलिए काम की आप रफ्तार फौज को कहते हो कि फौज इंसिस्ट ये करेगी कि हमें इंपोर्टेड चीज चाहिए। फौज ये नहीं कह रही है कि उसको इंपोर्टेड चाहिए, कि डोमेस्टिक चाहिए, कि लोकल चाहिए, कि विदेशी चाहिए। आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं कह रहे, आर्मी नेवी एयरफोर्स कह रहे हैं भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसा लग रहा है कि मामला संगीन है, हमें ऐसा लग रहा है लड़ाई होने वाली है, क्या हमें हथियार मिल सकते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं तुम कैसे भी लाओ यार, हमारा काम थोड़ा ना हथियार बनाना, हम तो लड़ेंगे, हमारा काम है लड़ना, लेकिन तुम तलवार तो पकड़ाओगे हाथ में। और तलवारें दोस्तों पकड़ाई जा रही हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार ने हथियारों की झड़ी लगा दी है, लिटरली झड़ी लगा दी। हम लोग खुद इस प्रोग्राम पे 100 बार कवर कर चुके होंगे, ये हथियार आ रहा है, ये हथियार आ रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, स्पीड और को बढ़ाने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। आप अपने T-72 टैंक रिप्लेस करेंगे और 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स बना के यहाँ पे हमें रखनी है। एयर डिफेंस के बारे में कह रहे हैं कि वेपन सिस्टम्स जो हैं नीड टू अपग्रेड, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि रशिया की इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज। हमारी एयर डिफेंस में कई सारे गैप्स हैं दोस्तों, जो अगर आप किसी से बात करेंगे दे विल टेल यू दैट उसमें गैप्स हैं। उसमें भी हमें करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्पेंड बिग मनी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर ऑफ आर नेशंस डिफेंस। एक्चुअली एयर डिफेंस हर चीज़ को, दिल्ली का एयर डिफेंस है, पूरे दिल्ली शहर का एयर डिफेंस है भाई, पूरे बॉम्बे का एयर डिफेंस। तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस। अगर हम आर्टिलरी की बात करें तो आर्टिलरी जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है वो चाहती है ये यूक्रेन वॉर के लेसन्स जो हैं, जो उन्होंने सीख वहां से हासिल करी आर्टिलरी ने, मिक्स ऑफ मोबिलिटी एंड ऑगमेंटेड लॉन्ग रेंज फायर पावर। अब ये कह रहे हैं कि 2042 तक ये प्लान है कि 2042 तक सारी की सारी आर्टिलरी को मीडियम यानी कि 155 mm में गन सिस्टम्स में तब्दील कर दिया जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 42 कब है यार, अभी 24 पे हैं हम, 18 साल और। नीड आज है तभी तो आज बोल रही है, अगर नीड आज नहीं होती तो आज नहीं बोलते। नीड आज है, यू नीड दो सिस्टम्स टुडे, विच मीन्स यू नीड देम टुडे। व्हेन आई से टुडे मैं कह रहा हूं कि 2 4 5 साल ठीक है, आई अंडरस्टैंड। इमीडिएटली इतने पैसे हमारे पास नहीं होते कि ये करो, इतना ये बहाओ, इतने का ये अरबों का ये ले लो। किसी भी देश का एक बजट होता है, हमारा भी बजट है,
लेकिन मैं आपको सिर्फ आज ये बताना चाह रहा हूं कि हर चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है सरकार को पता है, सरकार कर भी रही है, लेकिन हर चीज़ की जो टाइमलाइन है ना 10 साल 15 साल 20 साल बहुत वो है ये। भाई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अर्जुन पथ है। मैंने पहली बार अपने जीवन में जो अर्जुन टैंक देखा था मई 1994 में देखा था अर्जुन टैंक 1994 मैंने देखा वहाँ पे दौड़ता हूँ। मैंने बोला ये कौन सा टैंक है, क्योंकि उसके पहले जो हमने थोड़े बहुत टैंक देखे थे वो तेज चलते थे, ये तो मारुति की तरह भाग रहा था। हमारे टाइम पे मारुति चलती थी, मारुति 800 बड़ी, हम लोग उसी को बढ़िया गाड़ी मानते थे। मोस्ट ऑफ द फैन बेस ही अलग था। तो होती नहीं थी ना ये सब गाड़ियाँ, हुंडई होंडा सिटी ये सब तो होती नहीं थी हमारे टाइम पे, तो मारुति बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने बोला मारुति की तरह टैंक कौन सा भाग रहा है यार ये इतनी स्पीड से। तो मुझे फिर बोला जेसीओ साहब थे मेरे बगल में, उन्होंने बोला साहब ये अर्जुन है। अच्छा ये अर्जुन जिसके बारे में हमने इतना सुना था, पहली बार मैं 1994 में मैंने देखा। मेरे जो कोर्समेट हैं, ठीक है, कई कर्नल बन के रिटायर हो गए, कई ब्रिगेडियर बन गए, 1-1.5 साल में कुछ मेजर जनरल बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस में क्या हो रहा है यार। काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं नो डाउट, पिछले 10 साल में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है दोस्तों। M777 होवर्ट्जर, इसका इंडक्शन की बात चल रही थी। अब BMPs को बोला है कि BMPs हमारे पास कई सारी हैं, अब उसको रिप्लेस करना है BMP को, तो अब ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग स्ट्राइकर्स लेकर आएंगे। अमेरिका से बात चल रही है स्ट्राइकर्स की। टाटा भी कुछ बना रहा है, महिंद्रा भी कुछ बना रहा है। अब लोग कह रहे हैं साहब आप टाटा महिंद्रा से नहीं लेके आप आत्मनिर्भर भारत ऐसा कैसे है कि स्ट्राइकर। ओ भाई स्ट्राइकर इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म यार। स्ट्राइकर एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें आर्मर लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इन्फेंट्री वाले बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये मान लो कि दोनों बराबर हैं? नहीं, टाटा वाला प्लेटफॉर्म अपनी चीज़ के लिए बहुत बेहतर है। महिंद्रा जो बना रहा होगा वो अपनी चीज़ के लिए बहुत बेहतर चीज़ बना रहा होगा, नो डाउट। स्ट्राइकर इज अ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, वो चीज़ ही अलग है। मैं 5-7 बार स्ट्राइकर के बारे में सवाल का जवाब दे चुका हूं। ये देखिए साहब स्ट्राइकर की बात। अब इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि साहब ये जो हमारा 42 स्क्वाड्रंस का ऑथराइज स्ट्रेंथ है। जब मैं बात करता हूं ना वेटरन से, इंडियन एयरफोर्स के वेटरन से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, सीनियर वेटरन से, वो कहते हैं कि गौरव यार वी नीड एटलीस्ट 55 स्क्वाड्रंस, क्योंकि 42 स्क्वाड्रंस का जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है ये दोस्तों बहुत पुराना है यार। ये बहुत पुराना हो गया, बहुत पहले से चलता, नए थ्रेट्स हैं। चाइना ने जिस तरीके से J-20 डिप्लॉय कर दिया, चाइना बात कर रहा है दूसरे अपने 5th जनरेशन के बारे में, फाइटर जेट के बारे में। चाइना जो बात कर रहा है अपना 6th जनरेशन के ऊपर पैसा लगा दिया। वो कह रहा है 10 साल के अंदर हमारा 6th जनरेशन उड़ना शुरू कर देगा। तो ये जो पूरा एक माहौल बन रखा है, 42 इज ओनली गुड फॉर कॉन्वर्सेशन, अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, तो इस बात के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ना आप मुझसे मांगिए भाई। लेकिन मैं जो मुझे बात सुनाई गई है, मैं आपको वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं साहब चाइना तो बहुत आगे निकलता जा रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, मिनिमम 55 होना चाहिए ऑथराइज्ड, ऐसा लोग कहते हैं। इफ आई एम रॉन्ग आप कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं मेजर साहब आई एम फ्रॉम द एयरफोर्स एंड यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई विल टेक दैट, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसमें जो IAF का है एक MMRCA का कॉन्ट्रैक्ट है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करी जा रही है, 126। ये अगर 18 का स्क्वाड्रन पकड़ो, 18 एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन पकड़ो, ये बनती है 7 स्क्वाड्रन्स। नॉट इनफ। अगर आप 42 स्क्वाड्रन्स के हिसाब से भी आप बोलें, और आप बोलें कि 42, 55 को छोड़िए, आप मारिए गोली 55 को, 42 अगर आपका ऑथराइज्ड है और आप 30 पे हैं, तो 12 तो वैसे ही शॉर्ट है। So this is solving your problem, I mean only 60%. It is not 100% solving your problem. You need a plan for 55 squadrons. That is what I feel. S-400 systems की हम लोग बात कर रहे हैं, फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और ब्रह्मोस जो एयर वाला है, उसको कह रहे हैं एक्सटेंडेड जाएगा 800-900 किलोमीटर, उसकी बातें चल रही हैं। आकाश मिसाइल और बराकेट, ये सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हैं। इंडिजिनस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा। अब देखिए ना, ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है, राइट? और बाकी सारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर हैं। और हम जो बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, अब बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एयरफोर्स की हमने आर्मी की बात कर ली, वी जस्ट टचिंग बेसिक्स यार, हम लोग इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, ये जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा ये 45 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना इज बिल्डिंग 80,000-85,000 टन। व्हाट वी एक्चुअली नीड इज नॉट मोर ऑफ दीज 45,000 ton displacement. What we need is a 100,000 ton displacement nuclear powered aircraft carrier. अगर आपको अमेरिका के साथ पार्टनरिंग करनी है, आप करिए ना, वो बनाते हैं रेगुलरली। वो रेगुलर है, वो बनाते हैं रेगुलरली। न्यूपोर्ट न्यूज़ करके है,
दे मेक इट रेगुलरली यार, एयरक्राफ्ट कैरियर उनके हैं 11, आई थिंक 11 ऑफ देम आर इन ऑपरेशन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 12th और 13th 14th 15th वो लोग, इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस। कोई हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा नहीं है इन प्रोजेक्टिंग अ नेशंस, यू नो, स्ट्रेंथ उसकी हर एक चीज, हाँ, a nation's diplomacy, a nation's will to fight। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा कोई प्लेटफॉर्म भाई बना ही नहीं है, वो एक अलग दुनिया है। और आपको पता है जेराल्ड फोर्ड टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के हैं, उसको सिर्फ चलाने, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ऑपरेशनल रखने के लिए उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 6 से लेकर 6,500 लोग रहते हैं। भाई बहुत बड़ा होता है, जितना हमें दिखता है उससे तो कितना बड़ा है। ऑन दैट एयरक्राफ्ट कैरियर एंड उसमें पायलट्स हैं, उसमें मेंटेनेंस क्रू है, उसमें आई मीन एवरीथिंग यार, द एंटायर स्पेक्ट्रम उसमें है, सेलर्स हैं उसमें, कैप्टन ऑफ द शिप है, एंड एवरीबॉडी इज देयर। एंड इट इटसेल्फ, देखिए अगर हम कहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बनेगा, तो भारत जो सुपर पावर बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, बट फॉर दैट you will need a massive aircraft carrier. In fact, you will need 2 of एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, और जितनी ज़्यादा तादाद में होते हैं उतना एक कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को और स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते हैं वो। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि सर ने बहुत सही बात रखी कि अगर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट अभी है 2-4 साल में, 5 साल में, तो उस चीज़ को अगर 10-10 साल लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही सही चीज़ नहीं, क्योंकि 10-10 साल में टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाती है, दूसरी कंट्रीज कितने एडवांस हो जाती है हमसे, तो हमें उसकी भनक भी नहीं रहती है। फिर हम अभी 10 साल में अपना वो वाला पूरा कर लेंगे, वो कुछ और ही बात तो अब ये समझ लो कि हम कहीं ना कहीं 10-12 साल पीछे चल रहे हैं आज भी उस तरीके से। और आत्मनिर्भर भारत हम हैं, हर एक चीज ठीक है, लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत के तहत रहते रहते हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बैकडेटेड चलेंगे, हमें आसपास रहना पड़ेगा। और वो सही बात है कि जैसे अगर एक फैक्ट्री लगभग उतनी डिमांड पूरी करेगी तो लगभग 10 साल लगेंगे, 2 और बन जाती है तो 3 साल में डिमांड पूरी हो जाएगी, जो कि एक सही वो टाइम स्पैन हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट भी कर रही है, नो डाउट, हर एक चीज, बजट भी बढ़ाया है, हर एक चीज भी आप देखोगे ना, चाइना कितना बजट खर्च करता है भैया अपनी उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और वो इसलिए बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस्ड है, शुरू से टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो खुद पे निर्भर कब से है, वो खुद, वो अमेरिका किसी पर नहीं रहा, अमेरिका इन सब पे वो बिजनेस के लिए रहा कि तुम्हें जो चीज चाहिए हम बना के देंगे, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, हम कमाएंगे, तुम कमाओगे। उनसे कमा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि वो आत्मनिर्भर भी हो गए, खुद ही बनाने लग गए, टेक्नोलॉजी वाइज भी हर तरह के, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हर चीज करी, एक्सेल करी। वो इसीलिए कि उनकी नियत आत्मनिर्भर की शुरू से थी, हमारी कहीं ना कहीं उस प्रोएक्टिवनेस के साथ नहीं थी जितनी अब है हमारी। ये बहुत फर्क पड़ता है कि, और सारा के माइंडसेट का होता है, तो अब माइंडसेट नहीं है ना कि भाई मुझे करना है, हमें करना। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में भी ये होता है कि भाई तुझे कुछ लक्ष्य प्राप्त करना, ये कर लेंगे, अभी तो 5 साल बाद क्रिकेटर बनना है ना, 4थे साल में शुरू करेंगे प्रैक्टिस, 5 में बन जाएंगे। भाई 5 साल बाद बनना है ना, तो आज से मेहनत करनी पड़ेगी वो, और वो जुनून से, वो पागलपन के साथ। वीडियो इंटरेस्टिंग थी, एंड आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।